जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, कुछ देशों ने भारत से ज्यादा चिंता पाकिस्तान को लेकर जताई। सवाल यह है कि कौन है वो देश जो आज भी पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। सबसे पहले बात होगी यहां पर चीन की। चीन ने भारत के ऑपरेशन पर चिंता जताई और कहा कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते रणनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से बेहद मजबूत भी हैं, चाहे वो सीपीईसी प्रोजेक्ट हो या फिर रक्षा सौदे। दूसरे नंबर पर है ये देश तुर्की। तुर्की ने भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए पाकिस्तान के ऑपरेशन को आक्रामक और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया था। तुर्की और पाकिस्तान के बीच मजबूत सैन्य और धार्मिक संबंध रहे हैं। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी में दोनों देशों एक दूसरे के काफी करीबी भी माने जाते रहे हैं। मलेशिया ने भले ही इस बार कोई सीधा बयान नहीं दिया हो, लेकिन इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मताहिर मोहम्मद भारत के खिलाफ अपने पुराने बयानों को लेकर विवादों में भी कई बार रह चुके हैं। पाकिस्तान के साथ उनका झुकाव किसी से छुपा भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई देश ऐसे भी थे जो पाकिस्तान का समर्थन करना तो चाहते थे, लेकिन सीधे तौर पर विरोध नहीं कर पाए। इसके पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक कारण भी थे। आइए जानते हैं कि ऐसे देशों की सूची और उनकी मजबूरियों के पीछे की क्या रही है वजह। पहले नंबर पर अगर कोई देश है तो वो है कतर। पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ व्यापारिक और धार्मिक संबंध है, लेकिन कतर ने भारत के बढ़ते आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को देखते हुए कोई विरोध नहीं जताया। इसके अलावा भारत कतर से बड़ी मात्रा में एलएनजी यानी कि गैस भी खरीदता है। दूसरे नंबर पर वो देश है सऊदी अरब। परंपरागत रूप से पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत के साथ तेल व्यापार, निवेश और मोदी क्राउन प्रिंस की नजदीकियों की वजह से भी खुलकर विरोध नहीं किया। बस संयम बरतने जैसा कूटनीतिक बयान वहां से दिया गया। पहले पाकिस्तान के वो काफी नजदीक भी था, लेकिन अब भारत में बड़े पैमाने पर बिजनेस और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान के दबाव के बावजूद भारत का विरोध वो नहीं कर पाया। उल्टा कई बार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को उसने सही भी ठहराया है। तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होते हुए भी उसने पाकिस्तान के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। एशियन और भारत के मजबूर आर्थिक रिश्तों ने इसे निष्पक्ष बनाए रखा। चौथे नंबर पर है मलेशिया। पहले भारत विरोधी बयानों के लिए ये जाना जाता था, और खासकर मताहिर मोहम्मद के समय पर, लेकिन अब भारत से बढ़ते व्यापार और दबाव के कारण उसने भी चुप्पी साधना ही ठीक समझा। पांचवें नंबर पर है बांग्लादेश। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान से नाराज रहा है। 1971 के युद्ध के कारण दोनों ही देशों के बीच काफी मनमुटाव भी देखने को मिला है। पाकिस्तान के दबाव के बावजूद भी उसने कोई समर्थन नहीं जताया। भारत से रणनीतिक संबंध है, इसलिए भी ये तटस्थ रहा है। इन देशों ने पाकिस्तान से पुराने धार्मिक या राजनीतिक संबंध होने के बावजूद भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, आर्थिक ताकत और कूटनीतिक दबाव की वजह से खुलकर विरोध नहीं किया। बता दें कि 2016-17 की बात है जब तुर्की में एक विद्रोह हुआ। तुर्की ने इसके लिए अमेरिका स्थित तुर्की के धार्मिक नेता फतेहुल्लाह गुलान के संगठन को जिम्मेदार ठहराया था। तुर्की ने तब आरोप लगाया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी कि सीआईए उनका इस्तेमाल कर तुर्की में तख्तापलट करना चाहती है। गुलान मूवमेंट भारत में भी सक्रिय रहा और उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने भारत से उम्मीद जताई थी कि वो अपने यहाँ पर गुलान मूवमेंट के जो भी स्कूल या फिर दफ्तर है उन्हें बंद करवा दे। माना यह भी जाता है कि उस वक्त भारत ने तुर्की की अपील अनसुनी कर दी और इसके बाद से ही राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते लगे। हालांकि इस दुश्मनी की जड़ें अतीत में कहीं बेहद गहरे तक धसी हुई है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के प्रति हमदर्दी जता दी। हालांकि आपको बता दें कि सीजफायर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की एक लेवल की बैठक भी होनी थी, लेकिन अब वो बैठक नहीं हो पाई है। और अब आपको बताते हैं कि तुर्की की दुश्मनी की आखिर वो क्या कहानी रही है जिसकी वजह से उसने खुले दिल से पाकिस्तान का समर्थन किया है। अब जरा इतिहास की ओर चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और शुरुआती मुगलों के शासनकाल के दौरान भारतीय राजनीति पर तुर्की भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। तुर्की के कई शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाता रहा है। मुगल सम्राट बाबर तुर्क
उज्बेक भाषा का इस्तेमाल करने वाले एक सफल लेखक और कवि भी रहे थे। उन्हें गद्य और पद दोनों में एक विशेष शैली के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। रामपुर की सजा लाइब्रेरी में 50 ऐसे दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह भी मौजूद है जो तुर्की भाषा में ही है। भारत और तुर्की के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 1948 में हुई, मगर जब अमेरिका और रूस शीत युद्ध में उलझे तो तुर्की अमेरिका के समर्थन में उतर आया। तो वहीं भारत रूस की गहरी दोस्ती भी थी, मगर भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया और इसके बाद से ही तुर्की पाकिस्तान के करीब आता गया, क्योंकि पाकिस्तान भी अमेरिका का परंपरागत दोस्त बनता गया। दरअसल भारत से रिश्ते न बनते देख तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन ने अपना ध्यान अब मुस्लिम देशों का नेता बनने पर लगा दिया। यही वजह है कि कभी वो कतर की घेराबंदी पर सऊदी अरब को धमकाता है, तो कभी गाजा पट्टी की घेराबंदी के दौरान वहां की फिलिस्तीन लोगों की मदद के लिए जहाज से सहायता तक भेज देता है। कभी वो हाविया सोफिया को मस्जिद बनाकर अपने आप को इस्लामी ताकत बनाने की कोशिश भी करता है। कभी मुसलमानों के मानवाधिकारों के कथित दमन वाले मुद्दों को जोर शोर से उठाता है। दोनों देशों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह व्यापार असंतुलन की भी है, जो भारत के पक्ष में था। यानी कि भारत तुर्की को ज्यादा सामान भेजता था, जबकि खुद तुर्की से कम वस्तुएं मंगवाता था। तुर्की चाहता है कि इसे दुरुस्त किया जाए और भारत अपना आयात बढ़ाए, और साथ ही भारत मध्य पूर्व में तुर्की के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर भी काम करे। तुर्की भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल करने के कुछ विरोधियों में से भी एक था। तुर्की के पास अपना तेल गैस नहीं है, इस वजह से भी वो न्यूक्लियर पावर या फिर परमाणु बिजली बनाने की तैयारी भी करना चाहता था, क्योंकि उनके यहाँ पर उसी तरह के थोरियम मौजूद है जिस तरह से भारत में केरल में पाया जाता है। तुर्की चाहता था कि भारत उसे थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक दे, मगर भारत ने इसे इनकार कर दिया। रेसिप तैयप एर्दोगन खुद 2 बार 2017 और 2018 में दिल्ली आए, मगर बात नहीं बनने पर नाराज होकर वो यहां से चले गए थे। उन्होंने ये भी मान लिया कि भारत के साथ उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार होगा। भारत की नजदीकी इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों के साथ बढ़ती चली गई। वहीं तुर्की और दूर होता चला गया। तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट पे ज्यादा रहता है। तुर्की से रिश्ते बिगड़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत की बदलती नीति, जिसे तुर्की स्वीकार अभी तक नहीं कर पाया, भारत की उभरती ताकत को पचा नहीं पाया। यही वजह है कि जब जब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का वो सपोर्ट करता हुआ नजर आता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो गया है, पर सीमा पर सीज फायर अभी भी लागू है। एक और जहां अमेरिका की ओर से इंडिया पाक सीज फायर का ऐलान बीते शनिवार को किया गया था, तो वहीं उसी दिन चीन पाकिस्तान को उकसाते हुए भी नजर आया। अब सीज फायर के बाद भारत ने चाइना को तगड़ा झटका दे दिया है, जिसका असर अब 5 साल तक ड्रैगन पर भी देखने को मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने ऐसा क्या कुछ फैसला लिया जिसके बाद अब तुर्की के बाद कहीं ना कहीं चीन को भी इससे काफी नुकसान पहुंचेगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद भारत सरकार ने चीन को निशाने पर लिया और उस पर नया टैरिफ बम फोड़ दिया। जी हां, चीन से आयातित टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है और ये अगले 5 साल के लिए लगाई गई है। वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने $460 $681 प्रति मीट्रिक टन के बीच एंटी डंपिंग ड्यूटी को नोटिफाई कर दिया है। अब सवाल है कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बाद सीज फायर और चीन का पाकिस्तान को उकसाने के बीच भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने आखिर ड्रैगन को लेकर ऐसा फैसला क्यों ले लिया। तो आपको बता दें कि भारत ने DGTR यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने यह पाया कि चीन बहुत कम कीमतों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड देश में डंप कर रहा है, जिससे कि घरेलू उद्योग को नुकसान भी हो रहा है, और इसके मद्देनजर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया गया। यहां पर आपको बता दें कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल तमाम सेक्टर्स में किया जाता है। इनमें पेंट, प्लास्टिक, कागज, खाद्य उद्योग भी शामिल है, और ऐसे में इनसे जुड़ी भारतीय कंपनियों पर सरकार के इस फैसले का असर भी देखने को मिलेगा। खासतौर पर पेंट्स कारोबार से जुड़ी भारतीय कंपनियों यानी कि एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स, शालीमार पेंट्स समेत कई आने वाले दिनों में इस पर फोकस भी रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड वॉर का मुद्दा बने अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने के अब संकेत मिले हैं। दरअसल यूएस चाइना ट्रेड डेफिसिट को कम करने को लेकर अब जेनेवा में डील फाइनल भी हो गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक
उन्होंने चीन के साथ 2 दिवसीय बैठकों के बाद एक समझौता किया जिससे अमेरिका को अपना $1.2 ट्रिलियन व्यापार घाटा कम करने के लिए भी मदद मिलेगी। हालांकि ये खुलासा नहीं किया गया है कि कैसे अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम होगा और ना ही उन्होंने टैरिफ कटौती पर स्पष्ट कोई ऐलान ही किया है। बहरहाल पाकिस्तान का साथ देना अब चीन को भारी पड़ रहा है। दुनिया अब आतंक के समर्थन और दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं कर रही है। भारत की कूटनीतिक, सामरिक ताकत और वैश्विक साख ने यह साफ कर दिया है कि जो आतंक का साथ देगा वो खुद अलग थलग पड़ जाएगा। चीन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सवालों के घेरे में है और भारत आज एक मजबूत आवाज बन चुका है। कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, यहाँ ये संदेश है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।